मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप मैं जो आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ, निश्चित रूप से आप ये सोच सकते हैं कि मैंने बहुत छोटे क्लास का विषय चुना हुआ है, लेकिन मुझे जो अनुभव है उसके अनुसार यह आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि जब आप परीक्षाएं देंगे तो उस परीक्षा के दौरान दो ही गलतियां आपसे होती हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि आपका पेपर छूट जाता है, मतलब आपकी स्पीड कम होती है। आपके 8th के कंपेरिजन में आपके 9th का जो पेपर बनता है वो काफ़ी लंबा होता है। आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ा पेपर आता है, तो आपका प्रश्न छूट जाएगा। और दूसरी बात यह होगी कि आप जो लिखे होंगे आप बहुत खुश रहेंगे, मुझे बहुत नंबर मिलेगा, लेकिन आप मात्रा मिस्टेक करके, उसमें मात्राओं की गलती करके अपने अंक अपने आप से आप कटवा लेते हैं। तो इसलिए कुछ हम बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि जो आप अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम आपको अनुस्वार बता रहे हैं। अनुस्वार का प्रतीक है ये, जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जो अनुस्वार होता है, ये ऊपर जो बिंदी लगी हुई, ये ना व्यंजन होता है ना स्वर होता है, ठीक है। इसे पूर्ण रूप से ना हम व्यंजन कह सकते हैं ना स्वर कह सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप देख रहे हैं कि जो भी स्वर होता है वो एक साथ दो नहीं लगता है। स्वर एक साथ दो नहीं लगता, लेकिन हम अभी आगे आपको दिखाएंगे बहुत जगह आप वो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और मात्रा भी लगाते हैं। और यहाँ खुद देख लीजिए, ये छोटा स्वर है, इसके ऊपर लगा हुआ है, तो दो स्वर एक साथ कैसे हो सकती है? अर्ध स्वर है, अर्ध व्यंजन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इसीलिए एक नाम दिया गया है, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक जो है ये चंद्रबिंदु, इसको आप कहते हैं, वो अनुनासिक है, ये अनुस्वार है। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि जो स्वरों में हम देखते हैं ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है, देखते हैं ह्रस्व और दीर्घ कौन में। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व मतलब जो 1 निमिष का समय लगता है जिसको बोलने में, और दीर्घ मतलब होता है जिसमें 2 निमिष का, और निमिष का मतलब होता है एक बार पलक का गिरना और उठना, ठीक है। इतना समय जिसके उच्चारण में लगता है उस स्वर को हम ह्रस्व की मात्रा कहते हैं, और जिसमें 2 बार पलक गिरने उठने 2 निमिष का पल लगता है, उसी का डबल समय लगता है, उसे हम दीर्घ कहते हैं। तो यहाँ आपको ये पहचानना है कि ये अनुनासिक और अनुस्वार में कौन ह्रस्व और कौन दीर्घ है, ठीक है। तो प्राय जब हम क्लासों में पूछते रहे हैं तो हमें यही उत्तर मिलता है कि ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है, क्योंकि आप अपना दिमाग दौड़ा लेते हैं और नीचे वो सब आकार देख के उसको दीर्घ बोल देते, उसको ह्रस्व। लेकिन कभी भी किसी चीज को सुनने सुनाने के आधार पे या आपके जो है गेस करके नहीं उसको समझना चाहिए, पूर्ण रूप से विश्वस्त नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं, 2 लाइन हम लिखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा कौन सा ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। जैसे देखिए, पहला हम लिखते हैं वह हंसता है, तो देखिए वह हंस, ठीक है ना। ये 2 उदाहरण मैंने लिखे, वह हंसता है, वह हंस है। अब इसके पहले मैंने क्या बताया था, ह्रस्व में 1 निमिष का समय लगेगा और दीर्घ में 2, वो 1 मात्रा का डबल समय लगता है। तो आप जब हंसता है कहते हैं तो वहां पे क्या है, ये अपने आप में कुछ है नहीं, न स्वर है न व्यंजन है, पूर्ण रूप से मैंने पहले बता दिया दोनों, इसीलिए इनका अलग से नाम रखा गया। ये हा को सिर्फ थोड़ा सा फर्क कर देते हैं, हंसता है, उसकी उच्चारण में हल्का सा फर्क लाता है ना, पूर्ण रूप से वह अनुनासिक नहीं है, ठीक है। पूर्ण रूप से वह नासिका का प्रयोग नहीं करवाता है, आधा नासिका और आधा मुख का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है, उसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। यहाँ देखिए वह हंसता है, तो इसमें आपको भान भी नहीं हुआ, प्रतीक भी आपको फील भी नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ कि आपने हाँ में कुछ और जोड़ा। इसलिए प्राय हम देखते हैं बच्चे जो है गलत भी कर देते हैं, ये लगाते नहीं हैं, शब्द गलत लिख देते हैं। और यहाँ देखिए वह हंस है, यहाँ पूर्ण रूप से आपको प्रतीत हो रहा है कि हम हाँ के अलावा भी नासिका का प्रयोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये नासिका का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह दीर्घ हुआ, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगा और इसमें कम समय लगा। तो ये कभी भी आप
यदि आपके मन में आए ये प्रश्न कि कौन सा दीर्घ है कौन सा ह्रस्व है, तो चंद्र बिंदु हमेशा ह्रस्व है और अंक बिंदु हमेशा दीर्घ है। ठीक है, हम आप अपने अगले पहलू पर आते हैं। हमने कहा, हमने आपके लिए टॉपिक लिखा हुआ है पंचमाक्षर से अनुस्वार, मतलब पहले तो जानते ही है अनुस्वार मतलब नासिका का प्रयोग कर दिया जाता है, जहां भी उस बिंदु को, उस प्रतीक को लगाया जाता है, बिंदु को लगाया जाता है, तो उस व्यंजन के बोलने के साथ साथ हम नासिका का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये आप जानते हैं छोटी कक्षा में, लेकिन ये विशेष बातें हम आपको बता रहे। पंचमाक्षर से अनुस्वार। अब पंचमाक्षर क्या होता है? आपकी जो वर्णमाला है उसमें आपने देखा है जब स्वर खत्म हो जाता है तो 5 लाइनें और पांचों 5 वर्ण लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो उसमें से जो उसका 5वां वर्ण है, जैसे हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे ये का वर्ग है तो का वर्ग का जो पूरी लाइन आप देखेंगे का खा गा घा अंगा, ये यहाँ पे आपको अंगा मिल जाएगा। इसी तरीके से का के बाद फिर जो जितने भी वर्ण हैं वो 5 जाते हैं और उनका आखिरी वर्ण जो होता है ना, उसके बाद है, इसके बाद आपका यहाँ आता है जो चा वर्ग से शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से करके जो 5 अक्षर आते हैं, माँ आता है ना, अड़ा आता है, इस तरीके से जो 5 व्यंजन आपको प्राप्त होते हैं, 5वां वर्ण। समझ रहे ना, जैसे का वर्ग का 5वां, तो सबका 5वां जो होगा तो हमारे पास 5 आ जाएंगे। उन 5 का क्या कह रहा है? पंचमाक्षर से अनुस्वार, उससे अनुस्वार का निर्माण होता है। कैसे होता है? यदि हम ऐसा शब्द लिख रहे हैं जिसमें उस पंचमाक्षर का अर्ध व्यंजन प्रयोग हुआ है, आधा प्रयोग हुआ है, तो उस आधे की जगह पे हम बिंदु में परिवर्तित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा निर्देश है। इसीलिए हिंदी को विंदी, जैसे लग रहा है कि हिंदी विंदी बनती चली जा रही। आप हिंदी भाषा को देखिए, पहले हिंदी जो है, हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत जैसी ही उसका लेख था, लेकिन जब ये प्रकाशित होने लगा, उसका कारण भी हम आपको बताते हैं। जब पुस्तिकाएं प्रकाशित होने लगी तो टंकण में असुविधा होने की वजह से बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें से एक परिवर्तन यह भी है, ठीक है, जिसको सरकार स्वीकार किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो पंचम वर्ण जितने 5 हैं उनको जो है हम तो देखते हैं। ये पंचम वर्ण जो होते हैं उनके 5 वर्ण इस प्रकार से अंगा, या, ड़ा, ना और मा है। समझ रहे हैं ना, 5वां वर्ण ये सब है। अब इसको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इनका अगर अर्ध रूप हो तो हमारी हिंदी में उसको विंदी में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रायः अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो आप इधर उधर झाँकते कि हम सही हैं कि बगल वाला सही, तो आप नियम को जानिए, अपनी मातृभाषा है उसके हर नियम को जानना चाहिए। तो देखिए, जैसे ये अंगा है तो आपको यदि ध्यान होगा, आपकी संस्कृत अध्ययन में यदि ध्यान होगा तो एक शब्द आपको जरूर पढ़ने के लिए मिला होगा। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। आपको जो गंगा इस तरीके से लिखा रहता था, ठीक है, ऐसे गंगा ऐसे लिखा रहता था आपका, ऐसे ना, सेम इसी तरीके से ये सब शब्द लिखने चाहिए। ये सब शब्द संस्कृत के अनुसार ऐसे लिखने चाहिए, लेकिन ये आपके टंकण में समस्या होने की वजह से इसको जो है इस तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। इस जो ये था इसको हटा करके इस रूप में बिंदी में इसको परिवर्तित कर दिया गया और आपका ये शब्द आप अब इस तरीके से लिखने लगे, गंगा, इस तरीके से लिखने लगे। ठीक है ना, तो सेम यही चीजें एक एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर लिख रखा है और भी शब्द आप भूलिएगा। बाकी देखिए, ये अंगा से संबंधित यहाँ पर है जो आधा, अगर आधा लिखा गया है, ठीक है ना, ये आधा है, तो यहाँ पर है कंगाल। ये यहाँ पे अंगा यहाँ होना था, गा नीचे होना चाहिए था, लेकिन इस पंचम वर्ण है ना अंगा, पंचम वर्ण को बिंदी में लिखा जा सकता है। लिखना आसान हो गया और आपको समझना भी कठिन हो गया। लिखना आसान हो गया लेकिन समझना कठिन हो गया। क्या, किसके लिए हमने बिंदी लगाया? तो यहाँ पे आपने का के पंचम वर्ण अंगा के अर्ध होने की वजह से आपने यहाँ पर बिंदी लगाया है, कंगाल। वैसे यहाँ है संगमरमर,
यहाँ भी ये आधा अंगा है और जिसको आपको बिंदु में परिवर्तित करने का जो है सुझाव दिया जा चुका है। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि किसकी जगह पर हम बिंदु लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बिंदु लगाते हैं उच्चारण में अंगा का भान आपको होगा यदि आप उच्चारित करेंगे। और दूसरा एक यहाँ का हमने उदाहरण दिया पंजा। पंजा देखिए गंगा की तरह ही नहीं हो रहा है आपको, गंगा की तरह, क्योंकि का वर्ण जो है वो जो है कंठ से बोला जाता है। ठीक है ना, उच्चारण स्थान आपकी निर्धारित है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्णमाला बनी हुई है। तो यहाँ जो पंजा आप कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो है आप कंठ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अर्ध अंगा नहीं है, ये इस तरीके से है। देखिए जैसे हम इसको लेते हैं संचय। चलिए लास्ट शब्द हम आपको समझाते हैं, संचय। संचय शब्द आपका ऐसे है, संचय। ठीक है, ये चीज है संचय। ठीक है, तो इससे आपको ये इसको हटा करके, ठीक है, ये देखने में भी सही मतलब लिखने में सुविधा होती थी, इसलिए इसको यह जो है नया नियम बना दिया गया जिसको आप बिंदु में परिवर्तित कर सकते हैं। तो संचय, पंजाब से जंजीर और पंजा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे शब्द बने हुए हैं। आप बिंदु का प्रयोग करके अर्ध या अर्ध पंचम वर्ण लिखने से अपने आप को मुक्त कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला है देखिए जैसे ड़ा। ड़ा का यदि आधा लिखना है, अब ये तो आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिला होगा, नहीं तो मैं लिख देती हूँ। जैसे ये है मंडी है, मंडी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए मंडी, मंडी ऐसे भी लिखी आपको मिलती। ठीक है, तो ये है, ये आधा है, लेकिन आप इसको बिंदु में परिवर्तित कर दिया और ऊपर इस तरीके से लिख दिया गया। वैसे चंडीगढ़ है, वैसे अंडा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पंचम वर्ण के अर्ध रूप को बिंदु में बदल रहे हैं। और भी 5-5 शब्द आप अपनी तरफ से लिखिएगा। ठीक, अगला देखिए ना है, ना को हम आधा लिखते हैं, इसको आप समझ गए, गंदा। गंदा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, गंदा। और इस आधा का लिखने से बचना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो बेटा, इसमें ये नहीं है कि अब जो अगर आप आधा आधा का प्रयोग करेंगे आप अगर, तो वो भी सही है, आप हाथ से लिख रहे हैं वो भी सही है, बिंदु लगा रहे हैं वो भी सही है। कंकड़ की सुविधा के कारण ये सारे समस्याओं का समाधान किया गया है। अगला है माँ। आप समझ रहे हैं कंबल। कंबल देखिए माँ का उच्चारण आप कर रहे हैं, कंबल, तो ये जो बिंदु है वो आधा माँ की वजह से लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे लंबा आधा माँ की वजह से लगा हुआ है, चंपत आधा माँ की वजह से लगा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ चाहे बिंदु लगाइए, चाहे यहाँ पे आधा माँ लिख दीजिए। ठीक, दोनों स्थितियों में आपका शब्द सही रहेगा। अब कुछ बातें जो आपको जानने के लिए बहुत अनिवार्य है, ये अर्ध ज्ञान है, अर्ध ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आधी बात क्या है कि कुछ नियम है जो इनका अपवाद है, उन स्थितियों में यदि आप बिंदु में परिवर्तित कर देंगे तो आपके शब्द गलत हो जाएंगे। पहला नियम, मुख्य हम 2 नियम आपको समझाते हैं। पहला नियम यह है कि यदि द्वितीय व्यंजन हो, देखिए संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन 2 प्रकार के व्यंजन आपको समझाए गए हैं। संयुक्त व्यंजन वो होता है जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नए वर्ण का निर्माण होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और श के मेल से आपका बन जाता है श, ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ये द्वितीय व्यंजन है अगर जैसे आप लिखते हैं कि जैसे आप लिखते हैं मक्का, है ना, ये मक्का शब्द लिखा, ये द्वितीय व्यंजन है, क्योंकि इसमें जो 2 व्यंजन मिल रहे हैं वो मिलकर के एक नया व्यंजन नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक आधा है और एक पूरा है, और दोनों एक जैसे, एक दूसरे के जैसे हैं। उसी का आधा लिख दिया गया, उसी का पूरा, इसलिए इसको द्वितीय कहते हैं, लेकिन इसको संयुक्त कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो नियम मैंने समझाया आपको, ये वहां पर विफल हो जाएगा जहां पर ये पंचम वर्ण द्वितीय होंगे। द्वितीय का मतलब यही 5 वर्ण, एक आधा लिखा रहेगा और एक पूरा लिखा रहेगा, वहां पर यह जो नियम है वो नहीं लग पाएगा, वहां आप बिंदु में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत अच्छा शब्द है जो आप हमेशा घर में यूज करते हैं, वही हम उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है मम्मी, तो आपको मम्मी ऐसे ही लिखना है। ठीक है बेटा, इसमें आप बिंदी का काम नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे
द्वित्व व्यंजन है। ठीक ठीक है, ये पंचम वर्ण है, लेकिन ये यहाँ पर वह नियम लागू नहीं होगा। या आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे उन्नति, उन्नत शब्द है, यहाँ भी देखिए द्वित्व है, इसलिए यह आर्ध व्यंजन जो है ये बिंदु में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से पांचों का अगर द्वित्व व्यंजन है तो वह बिंदु में आप नहीं लिख सकते। और अगला नियम यह कहता है, यदि इसमें से इसी पांचों व्यंजन में से, इसी पांचों में से एक आधा है एक पूरा है, तो भी आप द्वित्व व्यंजन में, तो भी आप उसको बिंदु में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये पांचों व्यंजनों में से एक आधा रहे और एक पूरा रहे, तो भी आप इसको जो है बिंदु में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, यह प्रद्युम्न शब्द है, प्रद्युम्न ऐसा शब्द आता है। तो ऐसी स्थिति में अपना मन कहता है कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है ना, इस तरह का विचार विमर्श मन में लगने लगता है कि ये गलत है। निश्चित रूप से गलत हो जाता है अगर गलत है। तो यहाँ हम यही समझाने जाते हैं, इसलिए एक उदाहरण मैंने दिया, ये आधा माँ है, ये क्या है, ये पंचम वर्ण का आधा माँ है, लेकिन उसके बगल में क्या है, पंचम वर्ण ही आ गया है ना। समझ रहे हैं ना कि पंचम वर्ण का आधा है, और पंचम वर्ण में से ही अगर एक पूरा रहेगा तो भी आप इसको बिंदु में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये दो नियम आप ध्यान में रखिएगा, बाकी आप हर जगह अपना बिंदु में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस नियम को व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी पर लिखिएगा, और भी उदाहरण आप ढूंढ करके लिखिएगा, जिससे आपको ऐसी गलतियां दोबारा आपसे ना हो सके, आप अपने आप को गलती करने से बचें।